के साथ में गुरांशु श्रीवास्तव और हम फिर से हाजिर हैं अपना कार्यक्रम हम पूछेंगे के साथ आपके बीच में। वक्त 5:30 हो चुका है और आज सवाल अखिलेश यादव पर। जिस तरीके से बीजेपी पर भयंकर फायर नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, वो क्या अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। तमाम सवाल होंगे इससे जुड़े और अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई विचार है, विश्लेषक है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, पहले आपका रुख करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव अब अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। कल वो शेरवानी पहनकर गए जिस पर उन्होंने लाइमलाइट बटोर ली, पॉलिटिक्स चलने लगी इसके ऊपर, और आज जिस तरीके से वो सदन में फायर नजर आए हैं, क्या इस अखिलेश यादव से जो ये अखिलेश यादव इस नए तेवर कलेवर के साथ नजर आ रहे हैं, इनसे बीजेपी को डरने की जरूरत है? बीजेपी को डरने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव पर मर मिटने का मन करता है। मतलब मैं खुश हो गया, मैंने उनकी डिबेट देखी और मुझे लगा 10 में से 9 नंबर दे देना चाहिए अगर नंबर देने की बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसी काम के लिए अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता बनाया था, जो उन्होंने आज और कल किया। इस बात के लिए उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। मुझे इसके पहले वो रामचरितमानस विवाद और शूद्र और वो घर धुलाना, ये इस बात के लिए भेजा था उत्तर प्रदेश की जनता ने कि अखिलेश जी के लिए, इसके लिए नहीं भेजा था जनता ने। जनता ने भेजा था कि आप जाइए। वाराणसी मैंने यूपी तक में भी बहुत बार कही है, अन्य प्लेटफॉर्म में भी बात कही है कि दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो काम करे और गलतियां न करे। अगर कोई सरकार काम करती है तो गलती भी करेगी, और विपक्ष की लोकतंत्र में ये ड्यूटी है कि गलतियों को टोके सरकार, इसीलिए विपक्ष है ना। लेकिन जब सरकार कभी धार्मिक मुद्दा उठाता है, कभी दूसरी बातें विपक्ष उठाती है, तो वो ठीक नहीं होता। लेकिन आज जैसे अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, मैंने बहुत गौर से सुना, और आज अच्छा, जब आप सही होते हैं और सही मुद्दा उठाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अलग होता है, अंदर पता होता कि वी आर राइट। अब वो क्या राइट थे? जैसे उन्होंने साड़ों की बात कही, ऐसा कोई घर था क्या? बीजेपी के एक नेता है, कानपुर के एमएलसी हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, माननीय सलील बिश्नोई जी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, इनोवा में थे, बेचारे बच गए, नहीं तो शायद उनका जीवन न बचता, सलील बिश्नोई जी का, उनकी मृत्यु हो जाती। तो ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसका नियर एंड डियर या तो एक सांड या गायों के एक्सीडेंट में मारा न गया हो या घायल न हो। कोई एक परिवार वाराणसी नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में, कोई न कोई तो परेशान है उससे। किसान वाराणसी में किसान का बेटा हो, आइए, रात में किसान 11-12 बजे तक खेत में बैठा रहता है, सर्दी में कड़क के मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि इतनी गाय, इतने जानवर हैं। आपने एक योजना बना दी कि भाई गौवंश की हम रक्षा करेंगे, लेकिन आप रक्षा कर पाए क्या? किसानों को फसलों की रक्षा करनी पड़ती है, किसानों की खड़ी फसल जानवर खा जाते हैं। तो इसलिए सरकार को ये बात तो ठीक करनी पड़ेगी, और इसको अगर नहीं ठीक कर रहे हैं तो फिर अखिलेश जी उठा रहे तो सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जब विपक्ष का नेता सही बात उठाता है तो सरकार के पास उसको ठीक करने के सिवाय, सही बात को उठाने में ठीक करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता। जैसे उन्होंने एमओयू की बात कही, एफडीआई की बात कही, मैं सहमत उससे नहीं। एमओयू वाला मैटर देखिए, अब उन्होंने उठाया, ठीक बात है, लेकिन जो उन्होंने एक बात कही कि क्या काशी क्वेटो बन गई, कोई जवाब नहीं दे पाए, नहीं बन पाई। फिर उसको उन्होंने साड़ों से जोड़ा, ठीक है, एक प्रशासन के द्वारा दुर्घटना ही सही, लेकिन एक ब्राह्मण महिला और स्त्री की मृत्यु हो गई कानपुर देहात में। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह सरकार को घेरा, और कम से कम मैं ये देखिए, अब सरकार उसका उत्तर देगी, एक अलग मैटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जब भी अखिलेश यादव को इस तरह बोलते हुए सुनेगी, तो जिन लोगों ने मत दिया है और जिन लोगों ने मत नहीं भी दिया है, सारे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात के लिए प्रसन्न होगी कि विपक्ष और विपक्ष का नेता यानी अखिलेश यादव जी कम से कम जिस काम के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नियुक्त किया था, पहली बार कम से कम मैं मानता हूं, आज जो सदन की हमने उनकी बात सुनी है, कम से कम जनता इस बात के लिए खुश होगी कि आपको इसी काम के लिए हमने भेजा था कि सरकार की कमियों को उजागर करिए, जिससे सरकार ज्यादा अलर्ट रहे और सरकार बेहतर तरीके से कार्य कर सके। और अखिलेश जी ने कम से कम, आज मेरा मन ये कहता है कि आज पहली बार इतने दिनों बाद एक अच्छा काम उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में निभाया। जी गौरव जी। बिल्कुल अनु, कि आप आज बहुत आपको पसंद आया अखिलेश यादव का जो भाषण था, जो उनका बोलने का अंदाज था, निशाना साधने का तरीका था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता के
की तरफ से जन्मा एक विवाद है, रामचरितमानस का विवाद, जो इस वक्त न जाने कितना ही पूरे प्रदेश में फैल चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। इस पर चुप्पी क्या कुछ कहती है? अखिलेश ने खुद ही फरमान जारी किया कि कोई भी नेता किसी भी धार्मिक मुद्दे पर नहीं बोलेगा, जो बोलेंगे वो बोलेंगे। तो ऐसे में क्यों नहीं बोले? क्या आस्था पर चोट जो ये हुई है तमाम लोगों की, उस पर अखिलेश को बोलना नहीं चाहिए था कि उन्हीं की पार्टी के नेता ने ऐसी बात कही थी? देखिए, अखिलेश जी को यह समझ में आ गया है वाराणसी कि इस मुद्दे पर बोलने से जो उन्होंने एक टेस्ट किया था, लिटमस टेस्ट। देखिए, नेता किसी मुद्दे पर टेस्ट करता है, तो जो उन्होंने लिटमस टेस्ट किया था, उनके पास जो खबरें आई, उससे उनको लगा कि धार्मिक मुद्दे पर आगे बढ़ जैसे उनको नुकसान होगा। लेकिन अब लिटमस टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश के राज्य में 24 आ रहा है, फिर आगे यूपी चुनाव 27 आ, तो राजनीति में 24 तो बहुत ही पास में, 27 भी कौन सा दूर है। नेताओं को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, खासकर तब जब आप लगातार हार रहे। तो अखिलेश सिंह ने प्रयास किया और वो सफल नहीं रहा, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि चुप हो जाओ। और उन्होंने एक दो छोटे नेताओं पर कार्रवाई कर दी। हालांकि उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी तक में एक बयान दिया था कि ये मुद्दा धार्मिक नहीं सामाजिक है। तो उसके बाद फिर शिवपाल जी ने भी कहा कि कोई भी बयान नहीं दिया। कुल मिला के सपा अब ये चाह रही कि कोई बयान उसमें ना आए, क्योंकि उससे उनको नुकसान होगा। जो बात यूपी तक कह रहा था, जो वाराणसी कह रही थी, जो अनुपम सर कह रहे थे, जो मैं कह रहा था, वो बातें समय के साथ शायद अखिलेश जी तक भी पहुंची हैं। और वो मुद्दे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बेहतर नहीं थे। और धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विन विन सिचुएशन में रहती है। तो क्यों अखिलेश यादव जानबूझकर उस मुद्दे को उठाएं? और दूसरा वाराणसी, जैसा कि कई बार यूपी तक में कहा गया है कि अखिलेश जी वैसे भी स्थिर नहीं रहते एक मुद्दे पर। तो अब नया मुद्दा, नई चीजें, तो नुकसान भी है और उनका चरित्र भी है कि एक मुद्दे पर एक समय ज्यादा देर तक नहीं रुकते। हाँ, इस मुद्दे पर बहुत जल्दी यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो ये सरप्राइजिंग बात है। थोड़ा और दिन तक चल सकते थे, लेकिन उन्हें नुकसान हो सकता था। लेकिन जो आज उन्होंने बोला, फिर मैं कहूंगा, जैसे एक बात से, और उन्होंने जनगणना वाली बात पे एक सफाई भी दी, मैंने जरा गौर से सुना था। बोले हमने जनगणना की बात इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि जनसंख्या 10 साल में जनगणना होती है, तो उस समय हो गई थी, तो हम उसका सरकार ने नहीं उठाया। अब 21 का नंबर आया तो हम उठा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जातीय गणना का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि उस समय जनगणना नहीं हो रही थी। अब रही के बात गायों की अवैध स्लॉटिंग की, उसको कोई भी व्यक्ति जो इस देश का रहने वाला है उसे समर्थन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने अवैध स्लॉटिंग बंद करा दी, बहुत अच्छा किया। तो उसके बंद कराने के बाद जानवर अवैध रूप से न घूमे, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। विपक्ष क्या करेगा उसमें? आप गांव को रखने के लिए व्यवस्था करिए। कितना 3,000 करोड़ कुछ ऐसा, 350 करोड़ ऐसा बजट, मुझे याद नहीं कितना उन्होंने निकाला, कहोगे तो आपको देख के बता देंगे। गांव के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए आपने रखा है, इतने में गांव का पेट कैसे भरेगा? इतने में तो नहीं भरेगा, इतने में तो गाय रोड में तो टहलेंगी। और भाई, आप अवैध स्लॉटिंग रोक दिए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रोड में ना घूमे, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को देखना है, क्योंकि रोका आपने है। तो अवैध स्लॉटिंग बंद हुई, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये उचित कदम नहीं था, बिल्कुल उचित कदम था। अवैध स्लॉटिंग में तो अवैध स्लॉटिंग कराइए जो लीगल हो, लेकिन आपको रास्ता आपको खोजना पड़ेगा। 10-10, 20-20 गायें तड़प के भूखों में मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो वो तड़प के मरना क्या उचित है? क्या एक संत मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री काल में ऐसे दुर्घटनाएं होना गांव के लिए भी ठीक नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री तो पिता तुल्य हैं, और एक संत मुख्यमंत्री है, उसके शासनकाल में गौ माताओं का इस तरह से अनादर हो, उनके जीवन का। मुझे लगता है, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद थी कि गायों के लिए बड़ा बजट बनेगा। छोटा बजट पे काम नहीं चल रहा है, बड़ी समस्या है। गौ माता के लिए आपको और बड़ा कदम उठाना चाहिए था, जिससे कि वो रोड पर ना आए। जिससे कि आप सोचिए वाराणसी, मैं ही जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मैं समाज के लिए जो उपयोगी हो सकता था, उस गाय के लिए मैं मर गया। ऐसे कितने इंपॉर्टेंट लोग रोड में चलते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, जो समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उनकी मृत्यु की कीमत पर कोई भी चीज कैसे एक रखा जा सके? अब हम कुछ और सब कहेंगे तो शायद अन्यथा हो जाएगा, लेकिन एक मनुष्य की कीमत पर जानवरों की सुरक्षा करना ठीक नहीं। कीमत इंसान को नहीं देनी चाहिए रोड में चलते हुए मरने की। इसके लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए और बड़ा बजट एलोकेट करना चाहिए। और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त है कि जब अनुपूरक बजट आए तो गायों के लिए थोड़ा बड़ा बजट करिए। अब इससे अच्छा दिन गायों के लिए क्या आ सकता है कि एक संत मुख्यमंत्री है।
तो बिल्कुल। उनके लिए थोड़ा धन की व्यवस्था और होनी चाहिए। जी गौरव। जी बिल्कुल। आप कर रहे हैं उस तरीके से, जैसे कि हम बार बार शुरुआत से ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बनते चले जा रहे हैं। आलोक जी, आपका रुख करेंगे सवाल के साथ में कि बीजेपी की तरफ से अब क्या प्लान तैयार किया जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी रणनीति को सेकंड्स में बदल रहे हैं वो बीजेपी भी नहीं समझ पा रही। आप देखिए कि जब वो शेरवानी पहनकर जाते हैं तो उनके साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं जिन्होंने शेरवानी पहन रखी होती है। खुद वहां पर तमाम कई ऐसे सपा नेता होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि अच्छा इसकी भी प्लानिंग चल रही थी। अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर चुप होते हैं, किसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। उनकी इस पॉलिटिक्स को क्या बीजेपी भांप पा रही है कि वो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इससे आगे कैसे निपटा जा सके? गौरव से, अगर मैं बीजेपी का नेता होता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता अखिलेश यादव को। ऐसा कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। अखिलेश यादव जी ने जितनी अभी तक राजनीति की है प्रेडिक्टेबल है। और अभी क्या, बीजेपी तो जब धर्म के मैटर पर फाइट करेगी तो अखिलेश जी असहज हो जाएगा। इसीलिए शायद अखिलेश जी ने आज रियल जो सदन में बोला है वो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो धर्म में कार्य किए गए थे उसको कुछ हल्का कर देंगे और बीजेपी को कुछ असहज करेंगे। लेकिन इसके पहले जो धार्मिक मैटर की राजनीति थी वो तो अखिलेश यादव जी के खुद गले की फांस बन गई थी। तो आज तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जी ने अपनी फांस उतार के फेंकने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने एक नया मुद्दा सेट करने की कोशिश की सदन में, अपने कार्यकर्ताओं को बताने को। आप देखोगे कि आज के बाद टीवी डिबेट में जो भी सपा प्रवक्ता और जो लोग आएंगे उनका बेंचमार्क, उनका पैरामीटर आज अखिलेश जी के सदन में जो बोली गई कार्रवाई है वो ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं के दिमाग में रट जाएगा। अब वो हर लाइन यही बोली जाएगी जो सदन में आज अखिलेश जी ने बोला है। तो एक नया वो मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धर्म वाला मैटर जो या सूत्र वाला जो मैटर है वो मैटर सूट नहीं कर रहा अखिलेश जी को, तो नया मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा चुनाव, अभी वो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मैटर में शांत रहेगी, लेकिन जब चुनाव का मैटर आएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जब यूपी दौरा करेंगे तब यही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार बनाएगी और बनाना चाहिए। और उसके बाद रामचरितमानस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मुंबई में बयान आया या जैसा अनुपम जी ने बताया दिल्ली में बयान आया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं देने जा रही। भारतीय जनता पार्टी रोटी नहीं पनेथी बनाती है। कारण से मेरी दादी थी गांव में जब मैं छोटा था, और शायद अनुपम जी ने भी खाई हो, शायद आपने भी, चूल्हे में मोटी रोटी करके पका के और बढ़िया सेकी आती थी। लेकिन उस रोटी की खूबसूरती, पनेथी की खूबसूरती यही होती थी, उसे तेज आंच में नहीं पका सकते, उसे पकाया धीमी ही आंच में जाएगा। तो ये जो अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो धार्मिक मैटर दिया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी पनेथी बनाएगी और उसे सेकेगी धीरे धीरे धीरे, और 2024 के चुनाव के पहले खाएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो नई पनेथी बनाए, नया मुद्दा बनाए। और नया मुद्दा क्या होगा, उसमें साणों की समस्या होगा। हालांकि उसमें 2022 में चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि हम अपना खेत बचाएं या अपनी बिटिया बचाएं, लॉ एंड ऑर्डर। अखिलेश यादव जो की जो जानवरों की समस्या वाला मैटर जो बहुत बड़ी समस्या थी और उसके वजह से चुनाव जीत सकते थे, वो इस वजह से हार गए कि अखिलेश जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक बड़ी समस्या उभरी थी। और समस्या से ज्यादा मैं कहूंगा कि छवि के रूप में उनकी समस्या बड़ी उभरी थी। ऐसा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा खराब था, लेकिन उससे ज्यादा उनकी इमेज बड़ी, परसेप्शन बहुत खराब हो गई थी कि अपराधियों की ही सरकार है, अपराधियों की मदद करती है। तो वो छवि से 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बच नहीं पाए और लोगों ने साणों की समस्या को उतना गंभीर नहीं माना जितना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को। तो अखिलेश जी ऐसा नहीं कोई नए मुद्दे उठाकर ला रहे, लेकिन सदन में जो कार्रवाई उन्होंने की है इसकी उम्मीद हम उनसे करते थे। जी गौरव जी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, हम कोशिश करेंगे कि जिस फॉर्म में इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं वो फॉर्म समाजवादी पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद होने वाली है, और 2024 के लिहाज से इस फॉर्म के चलते अखिलेश यादव क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए गौरव सिंह, जो आज इनका फॉर्म रहा है, अखिलेश जी अगर वाकई सस्टेन रहते हैं तो 2024 में कम से कम लोग सीरियसली लेंगे, फाइट देंगे। और ये कह पाना कि अमेजिंग कुछ चीजें हो जाएंगी वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी अखिलेश जी का ये रूप देख के ये तो मानना पड़ेगा कि अगर इस ट्रैक पर रहते हैं तो और कितनी सीटें जीतेंगे वो तो चुनाव के समय विश्लेषण संभव होगा, सीटों में तो नहीं बांटा जा सकता। लेकिन इतना तो कहना बिल्कुल हम जायज रहेगा कि वो समाप्त नहीं होंगे और 2-4-5 सीटों में नहीं रुकेंगे। और बीजेपी का जो टारगेट 75+ है
अगर जो रुख जिन मुद्दों पर आज, अगर ये केवल गौवंश वाले मुद्दों पर उत्तर प्रदेश भ्रमण पे निकल जाए, गांव गांव किसानों से मिले, भैया बोले तुम्हारी गैया चढ़ गई क्या, तुम्हारी गैया चढ़ गई क्या, साढ़ चढ़ गया क्या, जाओ करो करो। आज हम बच्चों से बता रहे थे, अखिलेश यादव का एक तरीका है कि महीने में 28 दिन गांव में रहे और 2 दिन अपना परिवार को दे। अगर महीने में 28 दिन 25 दिन गांव में जाने लगे, वो सिर्फ यही कहें जिसके खितवा चढ़ दे उसी के चले, 5,000 10,000 रुपए दो, गले लगाओ, उसके सुख में शामिल हो, उसका आर्थिक कंपनसेशन करो। आप देखोगे कि अभी 2024 तक आप एक माहौल बदल दोगे, एक मुद्दे पर माहौल बदल जाता है। तो कुछ जरा मतलब एक गंभीर मुद्दे को देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने पकड़ा था ना नौकरी वाला मुद्दा, और नंबर 1 की पार्टी बन गए। आप अगर गायों की समस्या, साढ़ों बैलों की समस्या को लेके टीवी में नहीं क्यों उठाए, ट्वीट नहीं करें, लोगों के घरों तक जाए, लोगों के दिलों तक जाए, तो ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को असहज किया जा सकता है। ये क्योंकि वो समस्या सॉल्व नहीं कर पा रही है, 6 साल में नहीं कर पाई, आगे भी नहीं करने जा रही है। ये समस्या बहुत बड़ी है और बीजेपी इसी समस्या के साथ चुनाव में जाएगी। तो क्यों ना उस समस्या को आप अपनी समस्या बनाएं जो जनता की बड़ी समस्या है। दूसरे किसी मुद्दे पर जनता उतना सीरियसली नहीं लेगी, लेकिन मेरा दावा है कि अखिलेश यादव अगर घरों घरों तो गांव गांव तक जाए तो आवारा पशु एक मुद्दा 2024 में भी बन सकता है। जी गौरव है वो आगे रहते हैं नहीं, और